नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे थे। इसी पुस्तक में हमने अध्याय 2 पढ़ लिए हैं। तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी, ये मधु काकरिया के यात्रा वृत्तांत है, इसका अध्ययन चल रहा था। तो हमने देखा कि लेखिका सिक्किम गतोंग की यात्रा पर गई थी। तो वहाँ से गतोंग से युमथांग जाने के लिए एक गाड़ी जीप किराए पे ली और उसका ड्राइवर ही उनका गाइड था। तो वह रास्ते में जगह जगह उन्हें जो प्रसिद्ध स्थान थे उसको बताते हुए यात्रा पर ले जा रहा है। तो वहाँ की सुंदरता को देख करके सारे सैलानी यानी सारे ही पर्यटक झूम झूम कर गाने लगे सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे देखते हैं अभी। पर मैं मौन थी, लेखिका कह रही है कि मैं मौन थी, चुप थी। क्यों थी? किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इन सारे परिदृश्यों को अपने भीतर भर लूं। प्रश्न पूछ सकते हैं कि लेखिका इतने सुंदर दृश्यों को देखकर भी मौन क्यों थी? इसलिए थी कि उन सारे सुंदरता को, सारे सुंदर दृश्यों को अपने मन में भर लेना चाहती थी। तो यहाँ पर मन में भर लेने का मतलब है कि उस सुंदरता की स्मृति स्थायी रूप से अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहती थी। जितना हो सके उतना अधिक उस सुंदरता को निहार लेना चाहती थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी मतलब मुंड, सिर निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। जलप्रपात बोलते हैं झरनों को। तो गाड़ी से बाहर मुंह निकाल करके, शीशे से बाहर मुंह निकाल करके, और कभी तो उन पर्वतों की ऊंची चोटियों को, शिखर को देखती, और कभी वहाँ ऊंची पर्वत चोटियों से और झरना जो दूध के धार की तरह झरना बहते हुए झरनों को देखती। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को देखती। तो ऊपर पर्वत चोटियाँ, फिर उनसे गिरते हुए झरने, और उन झरनों से मिलकर के बनी नीचे बहती तीस्ता नदी। इन सारे ही सौंदर्य को लेखिका अपने मन में बसा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा मतलब चरम, सबसे अधिक था। यानी सुंदर तो थी, लेकिन यहाँ पर अब जो दृश्य देख रही थी लेखिका, वे दृश्य इस नदी के सबसे सुंदर दृश्यों में थे। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, प्रसन्न थी, खुश थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। तो उन सारे ही सुंदरता को, दृश्यों को देख करके लेखिका का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति किसका है? हिमालय का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हिमालय को क्या कहा गया है? नगपति कहा गया है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, फेन मतलब झाग, उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या है ये? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, यानी 7 बहनों का झरना। देखो, 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? जो अपने पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब, मिजोरम, इनको 7 बहनों का राज्य कहते हैं। तो वहाँ पर है ये। चेरापूंजी से 4-5 किलोमीटर दूर है। चेरापूंजी भारत का वह स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी मासिनराम है, पहले चेरापूंजी में ही भारत की सबसे अधिक वर्षा होती थी, उसके बाद में अब मासिनराम में होने लगी है। तो वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वहाँ उससे 4-5 किलोमीटर दूर ही है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, और ये 315 मीटर ऊंचाई से गिरता है पानी। 315 मीटर ऊंचाई से, और लगभग 70 मीटर चौड़ा ये झरना है। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ पर। फ्लैश चमकने लगे। फ्लैश मतलब कैमरे की लाइट चमकने लगी। वहाँ पर फोटो खींचने लगे पर्यटक सभी अपनी अपनी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल मतलब व्यस्त, बिजी थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त बोलते हैं जैसे, मतलब
अंग्रेजी में तो बोले तो शॉक्ड या फिर शापित बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है शापित, अभियुक्त। राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरने का संगीत, जब पानी इतनी ऊंचाई से मतलब 315 मीटर 1000 फीट हो गया, तो 1000 फीट से ऊपर से जब पानी गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ के साथ साथ अपनी आत्मा का संगीत, अपने मन को महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा से पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तो वह सौंदर्य देख करके लेखिका का मन काव्यमय हो गया। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, कि जीवन अनंत है, कभी समाप्त नहीं होता है। जिस प्रकार वह झरना समाप्त नहीं होता, वैसे ही जीवन अनंत है, समाप्त नहीं होता, चलता रहता है निरंतर। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहद बोलते सीमाओं से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं बोलते हैं जो तमोगुण से युक्त होती हैं, जो बुरे गुणों से युक्त होती हैं, जो कुटिल होती हैं आदतें, तो जीवन की सारी बुरी आदतें और दुष्ट वासनाएं बोलते हैं बुरी इच्छाओं को, वासना बोलते हैं इच्छा को। तो बुरी इच्छाओं को इस निर्मल धारा में बह गई। सारी जो तामसिकताएं थी, कुटिल आदतें थी और बुरी इच्छाएं थी, वे सब कुछ इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा मतलब आगे धक्का लगाने लगा, गाड़ी में बैठो, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, कि अभी यही क्या है, अभी और गाड़ी में बैठो, आगे चलो, आगे इससे भी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो धक्का लगा करके उसको धकेल करके आगे गाड़ी में बैठाया। जबकि लेखिका उसी दृश्यों को बार बार लंबे समय तक देख लेना चाहती थी, अपने मन में समा लेना चाहती थी, अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहती थी। अनमनी सी मैं उठी, अनमनी मतलब जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले, यानी इतने सुंदर दृश्य जो आँखों और आत्मा को सुख देने वाले हों। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर मतलब गायब, यानी इतने शीघ्रता से दृश्य बदल रहे थे। जो देख रहे थे कहीं हरा चटक रंग का, यानी खूब हरी हरी घास दिखाई दे रही थी, कभी उसमें हल्का पीलापन, थोड़ी बहुत पीली घास हो जाती है, और कहीं सब कुछ साफ और पलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला, सिर्फ पत्थर जिसमें कुछ घास वगैरह नहीं हो सकती, कभी पत्थर दिखाई दे रहे थे। और देखते देखते ये सारे गायब और नए दृश्य सामने आ जाते हैं, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में, तो बीच बीच में बादल आ जाते, तो बादल आते तो सब कुछ वह दृश्य दिखाई देना बंद होता, दृश्य ओझल होता आँखों से, और फिर बादल आगे जाने से नया दृश्य दिखाई देना शुरू करता। देखो, मैंने आपको कल भी कहा था कि यदि आप घूमने नहीं गए हो तो आपको झुंझुनू वाला पहाड़ बड़ा दिख सकता है, कि झुंझुनू का पहाड़ बहुत बड़ा है, या फिर जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, आपने जो खेतड़ी से होकर के सिक्कर से होकर के आगे निकलती है, तो ये इस पर्वतमाला को आप बहुत ऊंचा पर्वत समझ सकते हो। लेकिन जब आप कभी हिमालय की यात्रा करोगे, ऐसा अवसर आपको मिलेगा, तब आप देखोगे कि जहाँ पर आप चल रहे हो गाड़ी में, रोड पर, उसके नीचे आपको बादल दिखाई देंगे। बादल, आप जहाँ से आप चल रहे हो ना, उसके नीचे भी बादल दिखाई देंगे, कि नीचे वो देखो बादल एक नीचे घूम रहा है, उसके नीचे नदी बह रही है, ऊपर बर्फ़ दिखाई देगी। तो उसकी सुंदरता को, हिमालय की सुंदरता को, हिमालय की विशालता का आप बिना देखे कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो वह इतना सब कुछ सुंदर था कि लेखिका उस परिदृश्यों में खो रही थी। तो खो रही थी इसलिए क्योंकि बीच बीच में बादल आ रहे थे, तो जब बादल कोई सामने आया था तो वह दृश्य आंखों से ओझले हो जाता था। चित्र लिखित
उसी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। ये प्रश्न पूछ सकते हैं भाई यहाँ पर कि लेखिका ने माया और छाया का खेल किसे कहा है। माया और छाया का खेल किसे कहा है। देखो यही मैंने अभी बताया ना, पिछले पैराग्राफ में बात बताई थी, वही बात है इसका उत्तर कि कहीं कहीं नंगे पत्थर दिख रहे थे, कहीं हरे रंग का मोटा कालीन दिख रहा था, तो कहीं पीलापन लिए हुए दिख रहा था। और देखते ही देखते ये सब आंखों के सामने से ऐसे गायब हो रहा था जैसे किसी ने जादू की छड़ी फिरा दी हो, क्योंकि बादलों ने सब कुछ ढक लिया था। तो प्रकृति के इस दृश्य को ही लेखिका ने माया और छाया का खेल कहा है। समझ में आया? माया और छाया खेल किसे कहा है? प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को। सुंदर दृश्य कौन सा? कहीं नंगे पत्थर दिख रहे थे, कहीं हरे रंग का मोटा कालीन, कहीं हल्का पीलापन लिए हुए, और एक ही पल में ये सब कुछ गायब। तो इसी प्रकृति के परिदृश्य को लेखिका ने माया और छाया का खेल कहा है। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, सयानी का मतलब होता है समझदार, बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति लेखिका को समझदार बनाना रही थी, उसे नई समझ, एक नई सोच लेखिका में पैदा कर रही थी। कौन? प्रकृति। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, जो धुंध आई हुई थी, जो बादल थोड़े बहुत आए हुए थे बीच में, वह थोड़ा छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ है, पहाड़ के पीछे की ओर दूसरा पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत मतलब स्वर्ग। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर स्वर्ग ही स्वर्ग वहाँ पर हो, इतना अधिक सुंदरता वहाँ पर थी। नज़रों के छोर तक, यानी जहाँ तक आँखों की दृष्टि पहुँचती है, खूबसूरती ही खूबसूरती, यानी जहाँ तक आँखें देख पा रही थी वहाँ तक सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, यानी पर्वत कैसे? जो निरंतर पर्वत प्रकृति जो निरंतर कुछ न कुछ दे रहे थे। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, यानी हरा सोचो, मतलब हरियाली को और देखो, हरे पेड़ लगाओ, इस प्रकार के वहाँ पर कहीं पर बोर्ड पर लिखा हुआ था। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था, यानी एक एक क्षण में, एक एक पल में इस ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, लगातार बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिल्लोरे लेते प्रियुता और क्या है ये, रोड्रोडेंड्रा के फूल। ये फूलों की एक प्रजाति होती है, प्रियुता और रोड्रोडेंड्रा। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरेवेती मतलब चलते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद मतलब हमारा अस्तित्व है। कि लेखिका सोच रही है कि देखो, एक एक पल में, एक एक सेकंड में इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है, कितना कुछ परिवर्तित हो रहा है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं नदी बह रही है, कहीं सामने धुंध दिखाई दे रही है, ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, और हवा में प्रियुता और रोड्रोडेंड्रा के फूल हिल्लोरे ले रहे हैं। तो एक एक पल में कितना कुछ हो रहा है। और ये सब क्या कह रहे हैं कि हमें ये संदेश दे रहे हैं कि चलते रहो, यानी आगे बढ़ते रहो। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तो लेखिका को पहली बार लगा कि जीवन का सच्चा आनंद इसी चलायमान सौंदर्य में है। ऐसा सौंदर्य जो निरंतर आगे बढ़ रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, इसी सौंदर्य में ही जीवन का आनंद है।
चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दिन हम कल करेंगे। धन्यवाद।